दोस्तों, भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल व्यक्ति नहीं होते, वे एक पूरे दौर, एक पूरी चेतना और एक पूरी लड़ाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुजन राजनीति भी ऐसी ही एक लंबी और कठिन यात्रा रही है, जिसमें सत्ता, संघर्ष और विचारधारा तीनों ने अलग अलग समय पर अपनी भूमिका निभाई है। इसी यात्रा को समझने के लिए आज हम एक ऐसी वैचारिक मुलाकात की कल्पना करते हैं, जिसमें तीन अलग अलग पीढ़ियों और अनुभवों से आए लोग एक ही सवाल पर आमने सामने बैठे हैं: बहुजन राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है और उसे किस दिशा में जाना चाहिए। यह कल्पना कोई खाली सपना नहीं है, यह उन असंख्य आवाज़ों का प्रतिबिंब है जो सदियों से दबे कुचले समाज की तरफ से उठती रही हैं। यह उन आंसुओं, उन घावों और उन विजयों की कहानी है जो बहुजन समाज ने झेली हैं। जब हम बहुजन राजनीति की बात करते हैं तो हम सिर्फ चुनावों, सीटों या गठबंधनों की बात नहीं करते। हम बात करते हैं उस आत्मा की जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की कलम से निकली संविधान की रोशनी में जागी है। हम बात करते हैं उस आग की जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जलाई थी, जो कांशीराम साहब ने फैलाई थी और जो आज भी विभिन्न रूपों में जल रही है। बहुजन राजनीति का जन्म ही संघर्ष की कोख से हुआ है। भारत का इतिहास गवाह है कि यहाँ की मिट्टी में सदियों से जाति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वे हर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को प्रभावित करती रही हैं। प्राचीन काल से ही जब वैदिक व्यवस्था ने समाज को वर्णों में बांटा, तब से बहुजन, जिनमें शूद्र, अतिशूद्र, आदिवासी और अन्य वंचित समुदाय शामिल हैं, सत्ता के हाशिए पर धकेल दिए गए। लेकिन ये बहुजन राजनीति का बीज था जो 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज से फूटा। फुले ने कहा था कि बहुजन को शिक्षा और संगठन की जरूरत है, क्योंकि बिना इनके वे हमेशा शोषित रहेंगे। उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने महिलाओं और दलितों के लिए स्कूल खोले, जो उस समय की क्रांति थी। फिर 20वीं शताब्दी में बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस बीज को पेड़ बनाया। उन्होंने महार सत्याग्रह से पानी का अधिकार छीना, पूना पैक्ट से राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया और संविधान बनाकर बहुजन को समानता का हथियार दिया। लेकिन आम्बेडकर जानते थे कि संविधान कागज का टुकड़ा है, इसे जीवंत बनाने के लिए राजनीतिक शक्ति चाहिए। आज़ादी के बाद बहुजन राजनीति ने नए रूप लिए। 1985 से 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया और जगदेव प्रसाद जैसे नेताओं ने ओबीसी और दलितों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन असली क्रांति आई 1980 के दशक में कांशीराम साहब के साथ। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जिसका नारा था 85% बनाम 15%, अर्थात बहुसंख्यक बहुजन बनाम अल्पसंख्यक सवर्ण। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, जो बहुजन राजनीति की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन आज 2025 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुजन राजनीति बिखराव का शिकार लगती है। एक तरफ बीएसपी की सत्ता केंद्रित राजनीति, दूसरी तरफ भीम आर्मी जैसी जमीनी आंदोलनकारी ताकतें और तीसरी तरफ अम्बेडकरवादी विचारधारा की शुद्धता पर जोर देने वाले चिंतक। क्या इन तीनों का मिलन संभव है? क्या इससे बहुजन राजनीति का पुनर्निर्माण हो सकता है? यही वो सवाल है जो हमें इस काल्पनिक मुलाकात की ओर ले जाता है। मायावती का नाम आते ही एक पूरा अध्याय सामने आ जाता है। वो अध्याय जिसमें पहली बार बहुजन समाज ने ये महसूस किया कि सत्ता के ऊंचे गलियारों में उसकी भी जगह हो सकती है। वो अध्याय जहां दलित बहुजन समाज केवल वोट बैंक नहीं रहा, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। मायावती ने यह साबित किया कि अगर सत्ता हाथ में हो तो प्रशासनिक मशीनरी को सामाजिक सम्मान और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकारी दफ्तरों में बाबा साहेब की तस्वीरें, स्मारक, पार्क और योजनाएं केवल प्रतीक नहीं थीं, वे एक मनोवैज्ञानिक संदेश थीं कि यह देश अब सिर्फ कुछ जातियों का नहीं रहा। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में एक दलित जाटव परिवार में हुआ। उनके पिता प्रभुदास एक पोस्टमैन थे और मां रामरती एक गृहिणी। बचपन से ही मायावती ने गरीबी और जातिगत भेदभाव को करीब से देखा। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया और फिर कानून की डिग्री हासिल की। लेकिन उनका असली सफ़र शुरू हुआ कांशीराम साहब से मिलने के बाद। 1917 में कांशीराम ने BAMCEF, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन की स्थापना की, जो सरकारी कर्मचारियों को बहुजन आंदोलन से जोड़ने का माध्यम था। मायावती इसमें शामिल हुईं और जल्द ही कांशीराम की विश्वसनीय सहयोगी बन गईं। 1994 में बीएसपी की स्थापना हुई और मायावती ने इसे अपनी जीवन संगिनी बना लिया। मायावती की राजनीतिक यात्रा चुनौतियों से भरी रही। 1985 में उन्होंने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। लेकिन वे रुकी नहीं। 1989 में वे बिजनौर से सांसद बनी और फिर 1995 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। ये भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थीं। उनके 4 कार्यकाल 1995, 1997, 2002 से 3, 2007 से 12 में बीएसपी ने सामाजिक इंजीनियरिंग की मिसाल कायम की। उन्होंने दलितों के साथ पिछड़ों और मुसलमानों को जोड़ा, जिसे दलित बहुजन गठबंधन कहा गया। उनके शासन में अंबेडकर ग्राम योजना, दलित स्मारकों का निर्माण
और आरक्षण नीतियों का सख्त क्रियान्वयन हुआ। लखनऊ में अंबेडकर मेमोरियल पार्क, जो 694 एकड़ में फैला है, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह न केवल स्मारक है, बल्कि बहुजन गौरव का प्रतीक है। लेकिन मायावती की राजनीति हमेशा विवादों से घिरी रही। आलोचक कहते हैं कि उन्होंने सत्ता को व्यक्तिगत संपत्ति बना लिया। 2012 के बाद बीएसपी का ग्राफ गिरा और 2022 के चुनाव में पार्टी सिर्फ एक सीट जीत सकी। क्या सत्ता में पहुंचने के बाद आंदोलन की धार धीमी हो गई? क्या बहुजन राजनीति जनता से ज्यादा सत्ता के गणित में उलझ गई? ये सवाल आज भी बहुजन समाज के भीतर गूंजते हैं। मायावती की ताकत उनकी दृढ़ता है, वे कभी झुकी नहीं। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों से लड़ाई लड़ी और हमेशा बहुजन हितों को प्राथमिकता दी। लेकिन आज, जब वे 79 वर्ष की हैं, सवाल उठता है कि क्या बीएसपी को नई ऊर्जा की जरूरत है? क्या मायावती का अनुभव नए नेताओं के साथ मिलकर बहुजन राजनीति को नई दिशा दे सकता है? इसी बातचीत में दूसरी ओर बैठा है चंद्रशेखर आजाद, वो चेहरा जो किसी सरकारी बंगले से नहीं, बल्कि गलियों, थानों, अदालतों और जेलों से निकलकर सामने आया है। उसकी राजनीति किताबों के पन्नों से कम और जमीनी जख्मों से ज्यादा बनी है। वो उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जो अब इंतजार नहीं करना चाहती, जो ये सवाल पूछती है कि अगर संविधान है, कानून है, तो फिर दलित आज भी डर में क्यों जी रहा है? उसके शब्दों में आक्रोश है, लेकिन वो आक्रोश अनुभव से उपजा है। वो मानता है कि बिना टकराव के, बिना दबाव बनाए, सत्ता और व्यवस्था कभी सच में नहीं बदलती। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के घड़कौली गांव में हुआ। एक साधारण दलित परिवार से ताल्लुक रहने वाले चंद्रशेखर ने कानून की पढ़ाई की और एलएलबी की डिग्री हासिल की। लेकिन उनका जीवन बदल गया 2015 में, जब सहारनपुर में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ीं। उन्होंने विनय रतन सिंह और सतीश कुमार के साथ भीम आर्मी की स्थापना की, जो शुरू में दलित बच्चों की शिक्षा पर केंद्रित थी। लेकिन 2017 में सहारनपुर हिंसा ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर ला दिया। ठाकुरों और दलितों के बीच टकराव में चंद्रशेखर ने दलितों का नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। वे 16 महीने जेल में रहे और रिहा होने पर उन्हें रावण की उपाधि दी गई, जो दलित गौरव का प्रतीक है। भीम आर्मी ने दलितों के लिए स्कूल खोले, कानूनी मदद दी और अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किए। 2020 में चंद्रशेखर ने आजाद समाज पार्टी कांशीराम की स्थापना की, जो बहुजन एकता पर जोर देती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नगीना सीट से जीत हासिल की, जो बहुजन राजनीति की नई उम्मीद है। चंद्रशेखर की राजनीति आक्रामक है। वे संसद में दलितों के मुद्दे उठाते हैं, जैसे गटर सफाई में मौतें या जातिगत हिंसा। लेकिन आलोचक कहते हैं कि उनका आक्रोश कभी कभी अनियंत्रित हो जाता है और वे बीएसपी से टकराव बढ़ाते हैं। क्या चंद्रशेखर का जमीनी संघर्ष मायावती की सत्ता अनुभव से मिलकर मजबूत हो सकता है? ये सवाल बहुजन समाज को झकझोरता है। और फिर तीसरी उपस्थिति है राजरत्न आम्बेडकर की। उनके साथ बैठते ही बातचीत का स्तर बदल जाता है। वहां भावनाओं से ज्यादा विचारों का वजन महसूस होता है। वे बाबा साहेब को एक मूर्ति या एक नारा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण वैचारिक क्रांति के रूप में देखते हैं। उनके लिए अम्बेडकरवाद केवल चुनावी राजनीति का औजार नहीं, बल्कि सामाजिक नैतिकता, बौद्ध करुणा और संविधान की आत्मा है। वे बार बार चेतावनी देते हैं कि अगर बहुजन राजनीति विचारधारा से कट गई तो वो भी वही बन जाएगी जिससे लड़ने के लिए बाबा साहेब ने पूरी जिंदगी लगा दी। राजरत्न आम्बेडकर बाबा साहेब के पोते हैं और अम्बेडकर परिवार के प्रमुख सदस्य। उनका जन्म 1970 के दशक में हुआ और उन्होंने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया। राजरत्न बौद्ध धम्म और अम्बेडकरवाद के प्रचारक हैं। उन्होंने प्रबुद्ध भारत जैसे मंचों से हिंदू राष्ट्र के खतरे पर चेतावनी दी है। वे मानते हैं कि अम्बेडकरवाद मानवतावाद है, जो जाति, पूंजी और सत्ता की संरचना को चुनौती देता है। राजरत्न ने महाराष्ट्र में अम्बेडकर स्मारकों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और युवाओं को अम्बेडकर के विचारों से जोड़ा। उनकी सोच गहरी है। वे कहते हैं कि बहुजन राजनीति बिना बौद्ध करुणा के अधूरी है। तीनों के सामने सवाल एक है, लेकिन अनुभव अलग अलग हैं। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा है। ये कोई औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि बहुजन राजनीति की आत्मा से जुड़ी बातचीत है। यहीं से चर्चा गहराने लगती है और यहीं से असली टकराव की भूमिका बनती है। कल्पना कीजिए एक शांत कमरे में जहां दीवारों पर बाबा साहेब की तस्वीरें हैं, कांशीराम साहब का नारा गूंजता है और बाहर बहुजन समाज की उम्मीदें टिकी हैं। मायावती अपनी साड़ी में गरिमामयी, चंद्रशेखर अपनी नीली टोपी में आक्रोशपूर्ण और राजरत्न शांत लेकिन गहन। चर्चा शुरू होती है बहुजन राजनीति की दिशा पर। मायावती कहती हैं, सत्ता के बिना विचार हवा में उड़ते हैं। चंद्रशेखर जवाब देते हैं, सत्ता आती है संघर्ष से, विचार से नहीं। राजरत्न मुस्कुराते हैं, विचार के बिना सत्ता और संघर्ष दोनों खोखले हैं। बात आगे बढ़ती है और सवाल और भी सीधे हो जाते हैं। कमरे में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि एक तनावपूर्ण शांति है।
तीनों के चेहरे पर बहुजन समाज की सदियों की पीड़ा और उम्मीद दोनों झलक रही हैं। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि बहुजन राजनीति का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, सिर्फ सत्ता हासिल करना या समाज को जड़ से बदलना। राजरत्न अंबेडकर बिना किसी लाग लपेट के कहते हैं कि अगर राजनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित रह गई और संविधान केवल भाषणों में दोहराया जाने लगा तो बहुजन आंदोलन अपनी आत्मा खो देगा। उनके शब्दों में चेतावनी है कि जाति, पूंजी और सत्ता की संरचना को चुनौती दिए बिना कोई भी राजनीति अंबेडकरवादी नहीं हो सकती। राजरत्न की आवाज में एक गहरा दर्द है। वे कहते हैं, बाबा साहेब ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था क्योंकि वे जानते थे कि जाति व्यवस्था केवल कानून बदलने से नहीं जाएगी, उसे वैचारिक क्रांति चाहिए। अगर हम आज केवल वोटों की गिनती करते रहें और बाबा साहेब के शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो को भूल जाएं, तो हम वही गलती दोहरा रहे हैं जिसके खिलाफ उन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ी। अंबेडकरवाद कोई चुनावी ब्रांड नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है जिसमें करुणा, समानता और बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अगर बहुजन राजनीति इनसे कट जाएगी तो वो सवर्ण राजनीति से अलग क्या रहेगी। वे आगे कहते हैं कि आज का सबसे बड़ा खतरा यह है कि बहुजन नेता सत्ता पाने के बाद उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे कई दलित बहुजन नेता सत्ता में आने के बाद जातिगत विशेषाधिकारों को भूल जाते हैं और पूंजीवाद के साथ समझौता कर लेते हैं। जाति और पूंजी एक दूसरे के पूरक हैं, वे कहते हैं। बिना इन दोनों को चुनौती दिए कोई भी परिवर्तन सतही रहेगा। हमें एक ऐसे समाज की कल्पना करनी होगी जहां न केवल दलित सुरक्षित हो बल्कि हर व्यक्ति को अपनी मानवता का एहसास हो। चंद्रशेखर इस पर तुरंत सवाल खड़ा करते हैं। वे कहते हैं कि जब किसी दलित युवक को सड़क पर पीटा जाता है, जब किसी दलित लड़की को न्याय के लिए सालों भटकना पड़ता है, तब केवल वैचारिक शुद्धता की बातें काफी नहीं होती। उनका मानना है कि आज का युवा बहुजन समाज धैर्य नहीं, तत्काल प्रतिरोध चाहता है। वो चाहता है कि उसकी आवाज डर के बिना खुले टकराव के साथ सुनी जाए। उनके लिए आंदोलन एक जरूरत है, कोई विकल्प नहीं। चंद्रशेखर की आंखों में आग है। वे कहते हैं, हमने बहुत इंतजार किया है। संविधान लागू हुए 70 से ज्यादा साल हो गए, लेकिन आज भी दलितों को मंदिर में घुसने से रोका जाता है, दलित दुल्हन को घोड़ी चढ़ने से मना किया जाता है और दलित युवकों को ऊंची जाति की लड़की से प्यार करने की सजा मौत दी जाती है। ये सब रोज हो रहा है। ऐसे में अगर हम केवल किताबी बातें करेंगे तो युवा हमारी ओर क्यों देखेगा। युवा देखना चाहता है कि कोई उसके साथ खड़ा है, सड़क पर, थाने में, अदालत में। वे अपने अनुभव साझा करते हैं, कैसे सहारनपुर में दलितों पर हमला हुआ था, कैसे भीम आर्मी ने प्रतिरोध किया, कैसे उन्हें जेल भेजा गया। जेल में 16 महीने बिताने के बाद मैंने समझा कि व्यवस्था बदलने के लिए दबाव बनाना जरूरी है। अगर हम चुप रहें तो हमें कुचला जाएगा। आज का युवा फुले, अंबेडकर और कांशीराम को पढ़ता है, लेकिन वो ये भी देखता है कि आज भी अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए उसे तत्काल न्याय चाहिए, तत्काल प्रतिरोध चाहिए। चंद्रशेखर आगे कहते हैं कि वैचारिक शुद्धता बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो जमीनी संघर्ष से कट जाए तो वो बौद्धिक विलासिता बन जाती है। हमारे युवा सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कैसे दलितों को अपमानित किया जाता है और वे गुस्से में हैं। अगर हम उन्हें संगठित न करें तो ये गुस्सा या तो निराशा में बदल जाएगा या गलत दिशा में चला जाएगा। हमें सड़क और संसद दोनों जगह लड़ना होगा। मायावती इस बहस को अनुभव की जमीन पर लाकर खड़ा करती हैं। वे कहती हैं कि आंदोलन जरूरी है, विचारधारा जरूरी है, लेकिन बिना सत्ता के इन दोनों की सीमाएं तय हो जाती हैं। प्रशासनिक ताकत के बिना न तो कानून सही से लागू होता है और न ही सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वे ये भी स्वीकार करती हैं कि समय के साथ बहुजन राजनीति को नए नेतृत्व, नए विचार और नई भाषा की जरूरत है, क्योंकि समाज ठहरता नहीं, बदलता रहता है। मायावती की आवाज में एक ठोस आत्मविश्वास है। वे कहती हैं, मैंने 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता संभाली। वहां मैंने देखा कि सत्ता के बिना कुछ नहीं होता। जब हम सत्ता में नहीं थे तब पुलिस दलितों के खिलाफ खड़ी रहती थी। जब हम सत्ता में आए तो हमने पुलिस को जवाबदेह बनाया, दलितों के लिए विशेष अदालतें बनवाईं और अत्याचार रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। अंबेडकर पार्क और स्मारक बनवाए ताकि बहुजन समाज को अपनी पहचान का गर्व हो। वे आगे कहती हैं, आंदोलन से दबाव बनता है, विचारधारा से दिशा मिलती है, लेकिन सत्ता से बदलाव लागू होता है। अगर हमारे पास सत्ता ना होती तो क्या हम इतने बड़े स्तर पर दलित बहुजन को एकजुट कर पाते? क्या हम ब्राह्मण, पिछड़े और मुसलमानों को साथ ला पाते? मायावती स्वीकार करती हैं कि उनकी पार्टी को पिछले कुछ चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कहती हैं कि ये चक्र है, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन अनुभव रह जाता है। वे युवा नेताओं से कहती हैं, तुम्हारा गुस्सा सही है, तुम्हारा संघर्ष सही है, लेकिन अगर तुम सत्ता को नकारोगे तो तुम्हारा संघर्ष सीमित रह जाएगा। हमें सत्ता चाहिए ताकि हम व्यवस्था को अंदर से बदल सकें। और हां, हमें नई पीढ़ी की भाषा भी अपनानी होगी।
आज का युवा सोशल मीडिया पर है, वो तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है, हमें उसकी भाषा में बात करनी होगी। धीरे धीरे बातचीत किसी निष्कर्ष की ओर बढ़ती है। तीनों ये महसूस करते हैं कि बहुजन राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी उसका बिखराव है। कहीं विचार है लेकिन जमीन नहीं, कहीं गुस्सा है लेकिन दिशा नहीं, और कहीं सत्ता है लेकिन संवाद नहीं। अगर ये तीनों एक दूसरे के विरोध में खड़े रहने के बजाय एक दूसरे के पूरक बन जाएं, तो बहुजन राजनीति फिर से अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा सकती है। राजरत्न कहते हैं, हमें एक ऐसा मंच चाहिए जहां विचारधारा की शुद्धता बनी रहे, लेकिन वह जमीनी संघर्ष से जुड़ी हो। चंद्रशेखर कहते हैं, हमें सड़क से संसद तक का रास्ता बनाना होगा, और इसके लिए एकता चाहिए। मायावती मुस्कुराते हुए कहती हैं, एकता तभी होगी जब हम एक दूसरे की ताकत को स्वीकार करें। सत्ता, संघर्ष और विचार तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आखिर में माहौल थोड़ा शांत होता है। कोई औपचारिक समझौता नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, लेकिन एक बात स्पष्ट हो जाती है। बहुजन राजनीति का भविष्य किसी एक व्यक्ति, एक दल या एक रास्ते में नहीं है। उसका भविष्य विचारधारा, संघर्ष और सत्ता तीनों के संतुलन में छिपा है। तीनों उठते हैं, हाथ मिलाते हैं। बाहर निकलते समय चंद्रशेखर कहते हैं, शायद ये मुलाकात सच में होनी चाहिए। राजरत्न हंसते हैं, शायद ये पहले से ही हो रही है, हमारे विचारों में, हमारे संघर्षों में। मायावती अंत में कहती हैं, अब समय है कि हम इसे जमीनी हकीकत बनाएं। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि ये मुलाकात सच में हुई या नहीं। सवाल ये है कि क्या बहुजन समाज अब भी अपने इतिहास से सीखने को तैयार है? क्योंकि जब तक हम बाबा साहेब के विचारों को सिर्फ स्मारकों तक सीमित रखेंगे, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। और जिस दिन विचार, संघर्ष और सत्ता एक साथ चलने लगेंगे, उसी दिन बहुजन राजनीति फिर से इतिहास बनाएगी, सिर्फ चुनाव नहीं जीतेगी। ये कल्पना नहीं, एक पुकार है। यह एक सपना नहीं, एक जरूरत है। बहुजन समाज के हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचे कि हम बिखरे नहीं, हम अलग अलग रास्तों पर हैं, लेकिन मंजिल एक है। जब हम एक होंगे तो कोई हमें रोक नहीं सकेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम।